आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस एमकॉम पार्ट 2 सेमिस्टर 4 सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेमिस्टर 4 के अंदर मई 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था 15 मार्क के लिए, जिसके अंदर हम लोग को निकालना था डिस्काउंटेड कैशबैक, सॉरी इट इज़ नॉट कैशबैक, डिस्काउंटेड पे बैक है, ठीक है, एंड एनपीवी 15 मार्क के लिए। तो 15 मार्क के लिए हम लोग देखेंगे कि डिस्काउंटेड पेबैक कैसे निकाला जाता है और एनपीवी कैसे निकाला जाता है। लॉजिक से बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो भी जो कैपिटल बजटिंग के हुए हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, बहुत अच्छे से बताया था, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं, और एक होता है सिंपल पेबैक। सिंपल पेबैक जल्दी पूछते नहीं है, लेकिन पूछ लिया तो क्या करना है वो भी मैं आपको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू सेलेक्ट ए मशीन आउट ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन। मतलब एक कंपनी है जिसको 2 मशीन में से एक मशीन सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दिया है 12%, जब यूज़ होगा तब देखेंगे। कंपनी के टैक्स रेट है 30%, जब यूज़ होगा तब देखेंगे। फिर दिया है कुछ टेबल में कि कॉस्ट का, मशीन का कॉस्ट जो होता है वो 10 लाख होता है, दूसरे मशीन का 15 लाख। तो आप लोग बोलेंगे सर 10 लाख वाला ले लो, इजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसकी लाइफ देखो 5 साल की है, इसकी लाइफ है 6 साल की। और जैसे ही अगर ये मशीन ख़रीदा तो आपको जो इनकम होने वाला है वो 3,45,000 पर ईयर होने वाला है। और अगर आपने 15 लाख की मशीन खरीदी तो 4,55,000 का इनकम होने वाला है, लेकिन दैट इनकम बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे दैट वी विल सी। फिर दिया है डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मई 2019 में पूछा गया था, ठीक है। और इसके अंदर पूछा गया था डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। एक और मेथड आता है WDV, याद रखना। अगर WDV आया, रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कुछ भी नाम आएगा तो याद रखना स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स होता है। मतलब एक साल में आपने जो निकाला, समझो 10,000 आया तो 10,000 5 साल 6 साल जितने भी साल के लिए वो फिक्स रहेगा। लेकिन WDV में क्या है, हर साल चेंज होगा। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो WDV आया तो घबराने का नहीं, आई बात समझ में, ठीक है। तो वो देखेंगे। फिर दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। और फिर दिया है एडवाइज द मैनेजमेंट। ये दोनों निकालने के बाद एडवाइस करो मैनेजमेंट के लिए कि विच मशीन वी शुड सेलेक्ट, वी शुड टेक अप। फिर दिया है एट द रेट ऑफ PV फैक्टर। ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी दिया था, देखो ये 12% यहाँ आया था, ठीक है। नहीं भी दिया होता तो इसका मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालना है। अब ध्यान से देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर जैसे ये कोई भी क्वेश्चन है, डिस्काउंटेड पेबैक का है, NPV का है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का है, किसी चीज़ का भी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जितने साल का डेटा है ना उसको प्रेजेंट करना है इस तरीके से। जैसे पहले मैं लिखूँगा मशीन A, ठीक है, और दोनों एक साथ करेंगे। और दूसरा आपको सेकेंड पेज पे लिखना है मशीन 2, क्योंकि एक पेज पूरा यूज़ होने वाला है। और अगर एक पेज में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि देखो कितने सारे कॉलम है ना, तो जितने भी कॉलम बनेंगे ना, एक फुल पेज लेने का मशीन A के लिए, और फिर नीचे उसको प्रेजेंट कर देने का पेज के नीचे ही, ठीक है। सेकेंड पेज पे मत जाओ, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या करना है, आपको ईयर वाइज जाना है। ईयर वाइज अपने पास कितने ईयर थे, अपने पास थे टोटल 5 ईयर्स। तो देखो मैंने ईयर 0 से स्टार्ट किया है। याद रखना, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके, जिसके अंदर ये डिस्काउंटेड पेबैक, NPV पूछा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा जाता है, हमेशा याद रखना ईयर आपको 0 से स्टार्ट करना है। कहीं कहीं पे नहीं भी होता है तो आंसर आ जाता है, लेकिन गलती ना हो उसके लिए 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये याद रखना 0 से स्टार्ट करना है। फिर क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे PV फैक्टर दिया है, ये सब यूज़ कर लेने का। तो ये PV फैक्टर दिया है ऑलरेडी 5 साल का, तो ये 5 साल का 1 ईयर के हिसाब से दिया है। तो हमेशा याद रखना 0 ईयर का 1 ही होता है। फिर आपके पास क्या दिया, 3,45,000 दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो यहाँ पे तो 0 आएगा, लेकिन बाकी जगह पे 3,45,000 आ जाएगा।
इसी तरीके से करना है आपको। कहीं कहीं बुक में शॉर्टकट दिया होगा, कोई और वीडियो देखा होगा तो उसमें बोला है ये तो अमाउंट फिक्स है तो शॉर्टकट करो। नो शॉर्टकट, ये लॉन्ग कट से ही जाओ तो आपका सम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेम वे में मशीन 2 पे जाओ तो ईयर लिखेंगे, तो ईयर वहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 6 है, पीवी फैक्टर आपका सेम रहने वाला है, और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना है 4,55,000। तो 4,55,000 आप देख सकते हो, बराबर है, क्लियर है, इतना आपको समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम है इतने में? नहीं। अब आते मशीन 1 पे। अब क्या दिया है देखो, बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है, टैक्स दिया है, तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो, ये देखो डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स माइनस करो। आई बात समझ में? टैक्स माइनस करेंगे तो कैसे होगा, डेप्रिसिएशन निकालो। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, जब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कभी कभी स्क्रैप भी दिया होगा, स्क्रैप लेने का डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ, ये लेने का स्ट्रेट लाइन मेथड में। WDV में भी आपको मतलब जो अमाउंट दिया रहेगा उसका एक परसेंटेज दिया होगा, फॉर्मूले से भी होता है, लेकिन फार्मूला मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पे पूछेगा। फॉर्मूले मतलब ये इस तरीके से निकलेगा, और WDV में रहेगा तो एक सिंपल परसेंटेज दिया रहेगा, 10%, 20% जो भी रहेगा। तो अब कैसे करेंगे, कॉस्ट कितना है 10 लाख, तो स्क्रैप दिया नहीं है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5 आएगा, और दूसरे वाले में 15 लाख डिवाइडेड बाय 6 आएगा। तो अगर आप करके देखेंगे, ठीक है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 2 लाख, और दूसरे वाले में कितना था 15 लाख डिवाइडेड बाय 6, सॉरी डिवाइडेड बाय 6, तो 2.5 लाख। तो पहले वाले मशीन में 2 लाख डेप्रिसिएशन है, तो 2 लाख डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, बराबर है। अगर WDV होता तो कैसे होता पता है, ये 10 लाख आया तो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 2 लाख है, तो दूसरे पे जो डेप्रिसिएशन आता वो 8 लाख पे आता, माइनस करते जाने का डेप्रिसिएशन। तो 10 लाख माइनस 2 लाख, तो सेकेंड ईयर में 8 लाख पे डेप्रिसिएशन। फिर जो भी अमाउंट आता तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट आता उसके ऊपर थर्ड ईयर का निकलता। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा दैट वी विल सी। सेम वे में यहाँ पे भी 2.5 लाख आया तो ये लिख दिया। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो 3,45,000 माइनस 2 लाख कितना आएगा 145, तो ये सेम रहने वाला है। सेम वे में यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो 4,55,000 माइनस 2.5 लाख कितना आएगा 2,05,000। क्लियर है। अब ये आ गया तो अपने को क्या चाहिए था, अब टैक्स माइनस होगा, है ना, इन्फॉर्मेशन दिया है टैक्स माइनस करेंगे, तो टैक्स कितना दिया 30%, यहाँ पे भी लिखेंगे 30%। ठीक है, अब 30% किसका निकालने का, तो 30% जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है उस पर, तो 1,45,000 का 30% कितना आएगा 4,43,050, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा टैक्स का। सेम वे में 2,05,000 का 30% कितना आएगा 61,500, और 61,500 फिक्स रहेगा। तो सेम जैसे आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, अब ये माइनस करेंगे, तो इन दोनों को माइनस किया तो ये आया, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 1,45,000 माइनस 43,500 1,05,000, और ये फिक्स रहेगा सब में। सेम वे में यहाँ पे करेंगे, ये फिक्स रहेगा 2,05,000 माइनस 61,500 143,500। आ रही है बात समझ में, आफ्टर टैक्स हो गया। ठीक है, अब याद रखना ये चीज़ जब दी रहती है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो इस तरीके से माइनस करते और टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। अब याद रखना ये सिचुएशन में जो भी है, डिस्काउंटेड पेबैक निकालो, NPV निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, हम लोग को एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ होती है कैश इनफ्लो की। और कैश इनफ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर ऑल योर एक्सपेंस एंड टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो वो प्रॉफिट टैक्स भरने के बाद कितना बचा, लेकिन उसमें भी कौन सा प्रॉफिट, ओनली कैश इनफ्लो।
अब ये कैश इनफ्लो का मतलब ये होता है कि आपने जो डेप्रिसिएशन माइनस किया था ना, देखो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ लिखा भी है नॉन कैश, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा तो होता है, लेकिन ऐसा कोई खर्चा नहीं है डेप्रिसिएशन की जिसमें आपका हाथ से पैसा जाए, ये सिर्फ बुक एंट्री होती है। तो बुक एंट्री क्यों पास किया? क्योंकि हमें टैक्स पता चल सके, प्रॉफिट पता चल सके कि कितना प्रॉफिट एक्चुअल में, जिस पे हम लोग टैक्स प्रॉपरली भर सके। तो डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस किया जाता है कि हम लोग को एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने, वो पता चल सके। और फिर यही डेप्रिसिएशन को हम लोग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, दैट इज कैश इनफ्लो। तो ये अमाउंट को और ये अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 लाख प्लस ये, तो आपको मिलेगा 3,01,500। और सेम वे में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन ये ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये अमाउंट 3,93,500। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड किया? क्योंकि वो नॉन कैश है और नॉन कैश को आपको फिर ऐड करना है। तो पहले क्यों माइनस किया, क्यों मगजमारी किया? इसीलिए मगजमारी किया क्योंकि हमें पता चल सके प्रॉफिट कितना है और ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स कितना भरना है, ठीक है। और फिर हम लोग ने कैश इनफ्लो निकाला। आई बात समझ में? यस और नो? ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो पीवी फैक्टर है यहाँ पे लिखा है, हम लोग को वैसे इसको बाद में लिखना पड़ता है, कैश इनफ्लो के बाद लिखने का, याद रखने का, कैश इनफ्लो के जस्ट बाद लिखने का। तो कैश इनफ्लो के बाद हम लोग फिर से ये पीवी फैक्टर लिख लेते हैं, ये वाला, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इन दोनों को। तो इसको मैं अलग कलर हाईलाइट करता हूँ तो आपको समझेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो जब आप 3,01,500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा ये, मल्टीप्लाई करते जाएंगे आंसर आएगा ये। अब बोलेंगे सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि हर साल आपको 3,01,500 तो मिल रहा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल परचेजिंग पावर है वो है 2,69,196 का। तो देखो सेम 5 साल के बाद भी आपको 3,01,500 मिला, लेकिन उसका एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1,71,000 की है। बोलेंगे सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बच्चा, आज जो फ्लैट आपने खरीदा समझो 3,01,500 में, कल भी आपके पास 5 साल के बाद भी आपके पास 3,01,500 होगा, लेकिन उसमें फ्लैट खरीद पाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू आज है 1 रुपये की, वो 5 साल के बाद वो वैल्यू नहीं होगा। वड़ा पाव आप लोग खरीदते थे, हम लोग जब खरीदते थे 90s में, 2000 में, तो 2 रुपये का आता था। अभी वड़ा पाव सेम है लेकिन आता है 15 रुपये का। तो वड़ा पाव तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन 2 का 15 रुपया हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो बोलेंगे सर वो तो प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे तो घट रहा है। बराबर है, उसमें देखो ना 2 रुपये में पहले चीज़ मिलती थी, अब वही चीज़ 15 रुपये में मिल रही है। तो इसका मतलब जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है ना, वो कम होता है जैसे जैसे टाइम जाता है। तो ये देखो ये पीवी फैक्टर का मतलब वही है, स्टार्टिंग में जो आपका जो रहेगा वो दैट इज़ 1, फर्स्ट मतलब 0 ईयर में 1 रुपये का वैल्यू 1 रुपये ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 साल ख़त्म हुआ ना तो उसका वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 90 पैसा हो जाएगा, फिर 79 पैसा हो जाएगा, फिर देखो 71 पैसा, 63 पैसा, 56 पैसा। आई बात समझ में? इसलिए प्रेजेंट करते हैं। सेम वे में इसको भी करने का, इन दोनों अमाउंट को पीवी फैक्टर लेने का, मल्टीप्लाई करने का, तो आपको ये फिगर निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस और नो? यस। अब हम लोग निकालेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ये समझ में आया इतना पार्ट? अब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए क्या करने का, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सब को हम क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ इस चीज़ की, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है ना वो, तो यही चीज़ को हाईलाइट करके रखने का। ओके, अब क्या करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो 0 लिखा है ना, इसके ऊपर हम लोग को लिखना है माइनस में 10 लाख। क्यों? क्योंकि मशीन 1 का जो खर्चा है, तो पहले खर्चा होगा तो पैसा जाएगा ना, जाएगा तो मतलब आपकी तरफ से गया तो माइनस में लिखने का। सेम वे में मशीन 2 है तो वो भी माइनस में पैसा चलेगा 15 लाख। अब देखने का, ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ इधर, ठीक है। अब देखने का कि आपको, इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, कि कब ये 10 लाख रुपया रिकवर हो रहा है। ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मतलब ही है ना, चेक करो ना, पे बैक पीरियड, कितने टाइम में आपका पैसा निकल के बाहर आया। पे बैक पीरियड वापस हम लोग ने पैसा लगाया 10 लाख, तो कितने साल के अंदर वो रिटर्न आया। तो क्या करने का,
फर्स्ट ईयर में आपका 10 लाख रुपया चला जाएगा माइनस में। अब क्या करने का क्यूमुलेटिव, ये वाला माइनस में और ये प्लस में। अब इनकम हुआ 2,69,000 का, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा पता है, 7,30,804। तो एग्जाम में कैसे करने का, कैलकुलेटर पे लेने का। तो कैलकुलेटर पे कैसे लेंगे, माइनस का लिखने का, कैलकुलेटर पे जाने का और लिखने का माइनस, और फिर लिखने का 10 लाख, फिर प्लस कितना आ रहा है 2,69,196, तो 269,196 लिखने का, फिर मतलब उसमें एंटर मारने का। तो ये देखो ये आएगा 7,30,000 माइनस में। सेम वे में अब ये आ गया, तो माइनस 730,804 प्लस कैलकुलेटर पे लेने का 240,354, 240,354। देखो माइनस में 49 आएगा। ऐसे करते जाने का, नीचे नीचे से ऐड करते जाने का, तो ये आपको आंसर आएगा ये। तो अभी तक क्या 3 साल हो गए लेकिन अपना 10 लाख रिकवर नहीं हुआ। 4th ईयर में गए तो भी रिकवर नहीं हुआ। 5th ईयर में जैसे ही आया ना, देखो रिकवर हो गया। अब आंसर प्लस में आया, चेक कर सकते हो आप। कितना था माइनस में 84,239, अब पैसा कितना आया 171,079। देखो प्लस में आया आंसर। इसका मतलब ये होता है कि उसको 4 साल तो लगे पूरे के पूरे, 5वें साल में कुछ मंथ लगे होंगे, कितना मंथ लगा होगा वी डोंट नो। आई बात समझ में, ये दोनों का। तो ये दोनों को आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है ये साल को। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो होगा ना वो यहाँ से ही निकलेगा। इसका मतलब ये होता है 4 साल पूरे लगे और 5वें साल में कुछ महीना लगा। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करने का, लिखने का डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, और इसका फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान से, कंप्लीटेड ईयर्स प्लस लास्ट माइनस क्यूमुलेटिव डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। कंप्लीटेड ईयर्स मतलब जो लास्ट माइनस है ना, चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखने का लास्ट माइनस ईयर। तो लास्ट माइनस ईयर कैसा आएगा, तो लास्ट माइनस ईयर में आपका साल था 4 साल, बराबर है। और फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है, फिर बताया गया है कि प्लस करना है उसमें। तो कैसे प्लस होगा ध्यान से देखो, 4 ईयर्स, लास्ट माइनस ईयर कौन सा है 4 ईयर है, तो वो लिख देने का, ये लिख दिया। फिर प्लस किया है, प्लस क्या करने का, लास्ट माइनस क्यूमुलेटिव। तो लास्ट माइनस क्यूमुलेटिव कितना 84,239 है, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। तो 84,239 डिवाइडेड बाय 171,09। तो यही किया है देखो। तो कैलकुलेटर पे इसको फ्रैक्शन को आप करेंगे, 4 ईयर को एज इट इज़ रखने का, डिवाइड करेंगे तो कुछ 0.49 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका साल आएगा 4.49, और इसको और मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ईयर 5.88 मंथ्स आएगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट 4.5 साल लगता है आपको। 10 लाख रुपए आपने अगर इन्वेस्ट किया मशीन में, उसको रिकवर होने में कितना साल लगेगा, 4 साल 6 महीना। आई बात समझ में, यस और नो। उसी तरीके से अब इसका निकाल लेंगे, तो इसका भी क्यूमुलेटिव निकालेंगे। तो पहला लिखेंगे 15 लाख और सेम वे में माइनस करते जाएंगे कैलकुलेटर पे लेके, और इसका भी देखो कैसा हुआ। तो इसका भी कौन से 2 साल है, इसका 5 और 6 साल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला कंप्लीटेड ईयर्स वाला सेम। तो कंप्लीटेड ईयर्स कौन सा, लास्ट माइनस ईयर, तो 5 ईयर्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय लास्ट माइनस, और ये इसको मैं हाईलाइट करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला ऐसे लेना है, बराबर है। ये देखो लास्ट माइनस वाला लेने का 5 ईयर, और डिवाइड बाय 81,521 डिवाइड बाय 199,359। इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.41, और सॉल्व करेंगे तो 5.41 ईयर्स, फिर 5 ईयर्स 5 मंथ्स ऑलमोस्ट। तो इसको पैसा रिकवर करने में 5 साल 5 महीना लग रहा है, इसको पैसा रिकवर करने में 4 साल 6 महीना लग रहा है। तो कौन सी मशीन लेनी चाहिए, तो मशीन 1 लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा जो है वो जल्दी रिकवर हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये पहला है, तो आपको ऐसा वहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब कंडीशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करने का, आपको ध्यान से देखो, तो सबसे पहला आपको लिखना है बेस्ड ऑन
discounted payback period, we will recommend machine 1 because this will recover money in less time। आई बात समझ में? और इजी वे में लिख सकते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई बात समझ में? अब दूसरा मेथड कौन सा है? एनपीवी है। एनपी तो बहुत सिंपल है, सिर्फ ये आएगा ना तो पूरा एनपीवी भी निकल जाएगा। तो एनपीवी क्या करने का, जितना भी, अब ये पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड है, कैश इनफ्लो इसी के ऊपर पूरा खेल होता है, जितने भी ज़्यादातर फॉर्मूले इसी के ऊपर होता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको चाहिए तो मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ रेड में, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करने का, ये जितने भी इन्फ्लो है ना इनको ऐड करो, नॉर्मल ऐड करने का। आई बात समझ में? तो नॉर्मल ऐड करेंगे ना तो आएगा 10,86,840। ठीक है, ये इसका टोटल हो गया। किसका टोटल? इन सब का टोटल। फिर नीचे क्या लिखने का, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे थे आप इस मशीन में? 10 लाख कर रहे थे, माइनस करो। तो अगर 10,86,840 में से माइनस किया तो आंसर आया 86,840। दैट इज योर एनपीवी। तो फॉर्मूला यही हो गया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो एनपीवी का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? अब दूसरा इसी का देख लो, तो इसका जो टोटल है वो कितना आएगा, अगर आपने किया तो इन सबको टोटल किया तो 16 लाख, और इन्वेस्टमेंट है इसमें 15 लाख का, तो कितना एनपीवी निकल के बाहर आ रहा है, माइनस करो तो 1,17,839। तो किसका एनपीवी सबसे ज़्यादा है? तो इसका ज़्यादा है ना, इसमें 86,000 हो रहा है और इसके अंदर 1,17,000 हो रहा है। तो अब आपको सेकंड यहाँ पे भी लिखना है, तो बेस्ड ऑन, यहाँ पे लिखना है बेस्ड ऑन एनपीवी we will recommend machine 2 because machine 2 NPV is highest। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। हाँ समझा? यस और नो? ओके। अब देखो ये हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, दिस इज़ फॉर 15 मार्क्स। तो ये हो गया डिस्काउंटेड और एनपीवी ऐसे निकलता है। कभी कभी क्या होता है, डिस्काउंटेड नहीं बोलेगा, सिर्फ पेबैक पीरियड बोलेगा। तो पेबैक पीरियड में ये नहीं लेने का, पेबैक पीरियड में ये लेने का। आ रही है बात समझ में? ये वाला पार्ट लेने का। डिस्काउंटेड बोला, डिस्काउंटेड मतलब ये पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर लेने का। अगर सिर्फ पेबैक पीरियड बोला ना तो सिर्फ ये लेने का, और पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया, एनपीवी एक्सप्लेन किया, डिस्काउंटेड, सिंपल पेबैक, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।